Hello students, so our today's topic is Integrated Disease Surveillance Project means IDSP. So ये होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है IDSP का इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। तो हम ये पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज़ के लिए किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, सर्विलेंस क्या है, कैसे करते हैं, और इस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स भी हम साथ में पढ़ेंगे। सो हम शुरू करते हैं। वही इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया और इंटीग्रेटेड होता क्या है? तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीज़ों को या दो से अधिक सिस्टम को या दो से अधिक डिजीज़ को जब आपस में पढ़ा जाए या उनको आपस में रिलेट किया जाए किसी भी रीजन की वजह से या किसी भी फैक्टर्स की वजह से, तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर IDSP के अंदर इट इज़ एन इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन टर्म ऑफ डिजीज इट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ communicable and non-communicable disease. In the term of population, it is incorporation of rural and urban health system. It is an incorporation of government and private medical college and incorporation of various international health agencies. तो ये सारा सिस्टम जो है ये आपस में मिलकर के क्या करेगा? इंटीग्रेटेड DSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। तो ये सब सिस्टम इंटीग्रेट होकर क्या करेंगे? डिजीज सर्विलेंस करेंगे। ठीक है, ऑल आर इनकॉर्पोरेटेड टू इम्प्रूव डिजीज सर्विलेंस। तो डिजीज सर्विलेंस को ये इम्प्रूव करेंगे। व्हाट इज सर्विलेंस? सर्विलेंस क्या होता है? तो सर्विलेंस क्या है कि कोई डिजीज़ है या कोई भी इल हेल्थ कंडीशन है, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिटर्मिनेंट्स या उसका जो अक्रेंस है उससे रिलेटेड कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर को जब हम कंटिन्यूसली उसकी स्क्रूटिनी करें, जांच पड़ताल करते रहें और उससे हमें पता लगे कि ये डिजीज़ का फर्दर पॉपुलेशन में क्या कोर्स हो रहा है, ये डिजीज़ बढ़ रही है या घट रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर सडनली इंक्रीज होती है तो कहीं ये एपिडेमिक की तरफ तो प्रोग्रेस नहीं कर रही, और अगर ये एपिडेमिक की तरफ प्रोग्रेस कर रही है तो हमें फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स करने के लिए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर्स दे डिटरमाइन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? नंबर 1 कलेक्शन यानी डाटा कलेक्शन करना है, देन डाटा कंपाइल करना है, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन करने से हमें पता लगेगा कि डिजीज़ कहीं एपिडेमिक की तरफ तो शिफ्ट नहीं कर रही। अगर ऐसा होता है तो हम फिर फॉलोअप एक्शन लेंगे और फिर हम फीडबैक लेंगे। सपोज किसी एरिया में पर्टिकुलर हमारे पास रिपोर्ट आई कि फीवर के केसेस बढ़ गए, तो वो उस एरिया में जो भी ANM है, ANM सिस्टर होती है, उसे दिशा निर्देश दिया जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप जाके चेक करो। वो ANM जाके चेक करेगी, फिर वो ANM रिपोर्ट करेगी ऊपर। फिर उसकी रिपोर्टिंग के बेसिस पर हम डाटा कंपाइल करके इंटरप्रिटेशन करके देखेंगे कि हाँ सच में केसेस बढ़ गए हैं क्या, और अगर केसेस बढ़ गए हैं तो हमें फिर फॉलो एक्शंस लेने पड़ेंगे। सपोज डेंगू के केसेस बढ़ गए, मलेरिया के केसेस बढ़ गए, तो हम उस एरिया में टीम भेज करके ब्लड सैंपल की स्लाइड्स बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि आगे कहीं मलेरिया डेंगू बढ़ तो नहीं रहा। अगर बढ़ रहा है तो उस एरिया में हम जो है इंसेक्टिसाइड एक्टिविटीज़ भी हमें करवानी पड़ेंगी, मस्कीटो कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी करवानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब सर्विलेंस का पार्ट होती है। और ये सब क्यों किया गया? फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रेडिक्शन ऑफ एपिडेमिक, फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। तो हमें जितना जल्दी नॉलेज मिलेगा सर्विलेंस के थ्रू, उतना जल्दी हम कुछ ना कुछ एक्शन कर पाएंगे। अब आता है टाइप ऑफ सर्विलेंस इन IDSP। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विलेंस इन IDSP: सिंड्रोमिक, प्रिजम्पटिव एंड लेबोरेटरी। सिंड्रोमिक सर्विलेंस जो सिंड्रोम के बेस पे किया जाएगा, यानी कि डायग्नोसिस इज मेड बाय पैरामेडिकल वर्कर। पैरामेडिकल वर्कर या कह सकते हैं जो ANM है या कोई भी आशा है या इस लेवल का हेल्थ वर्कर है जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहा है,
उन्हें जब पता लगेगा कि हमारे एरिया में पर्टिकुलर कुछ केसेज बढ़ गए, चाहे वो फीवर के केसेज हो या वो डायरिया के केसेज हो, तो उन केसेज को सस्पेक्टेड केस मान करके वो आगे रिपोर्ट करेंगी। फिर अगर मान लो ऐसे कुछ केसेज हैं तो उन केसेज को पीएससी पर सबसे लोवेस्ट लेवल जो है जहाँ मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल होगा हेल्थ सिस्टम में, वो पीएससी होती है। सीएससी भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी हो सकता है कि वहाँ भी पेशेंट चला जाए, पर प्रिवेंटिव सर्विलेंस के लिए मेडिकल ऑफिसर क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन के बेस पर डायग्नोसिस बनाता है और उसकी एंट्री पी फॉर्म में जाती है। इसको प्रिवेंटिव सर्विलेंस कहते हैं। और थर्ड होता है लेबोरेटरी सर्विलेंस, जिसमें लेबोरेटरी के टेस्ट के रिजल्ट के बेस पर हम कन्फर्म केस डायग्नोस करते हैं, इसको हम लेबोरेटरी सर्विलेंस कहते हैं। तो ये जो 3 टाइप का सर्विलेंस है, सिंड्रोमिक, प्रिवेंटिव एंड लेबोरेटरी सर्विलेंस, इसी नाम से सर्विलेंस के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स बनाए गए। तो 3 रिपोर्टिंग फॉर्मेट है SPL, यानी कि सिंड्रोमिक, प्रिवेंटिव एंड लेबोरेटरी से हमने बना दिए सस्पेक्ट केस, प्रोबेबल केस एंड लैब कन्फर्म्ड केस। तो जो हेल्थ वर्कर है सब सेंटर पे, जैसे उसने सस्पेक्ट केस का डाटा एस फॉर्म में एंट्री करके दे दिया, पी फॉर्म का डाटा, प्रोबेबल कोज का डाटा या प्रोबेबल केस का डाटा डॉक्टर पीएससी पे हो या सीएससी हो या किसी हॉस्पिटल पे हो, वो भर के प्रिवेंटिव फॉर्म में देगा या पी फॉर्म में देगा। एंड एल फॉर्म का डाटा हमें लैब कन्फर्म केसेज का लेबोरेटरी से मिलेगा। तो ये 3 तरह के फॉर्म है, ये सर्विलेंस का बेसिस ही है। अब सिंड्रोमिक सर्विलेंस में क्या है, अब यहाँ डिफरेंस देखिए कि एक सब सेंटर पे एएनएम है और पीएससी पे जो डॉक्टर है मेडिकल ऑफिसर, दोनों का नॉलेज लेवल डिफरेंट है। एक एएनएम को मेडिकल ऑफिसर के बराबर थ्योरेटिकल या क्लिनिकल नॉलेज तो नहीं हो सकता, तो वो एएनएम कैसे आइडेंटिफाई करेगी केस को और एमओ किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा। तो ये डायग्नोसिस के कन्फर्मेशन की तरफ एक स्टेप है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में एएनएम, देन मेडिकल ऑफिसर एंड फाइनल कन्फर्मेशन बाय लैब इन्वेस्टिगेशन। एएनएम केवल ये चेक करेगी कि फीवर है, अगर फीवर है तो वो रिपोर्ट कर दिया एस फॉर्म में। देन वो पेशेंट जब एमओ के पास जाएगा तो एमओ उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा कि फीवर है, लेकिन साथ में अगर सपोज हिपेटोस्प्लेनोमेगेली भी है तो मलेरिया हो सकता है। अगर साथ में रेशेज या पिटेची हेमरेज मिल रहे हैं तो हो सकता है डेंगू हो। तो फिर एमओ ऑर्डर करेगा कि भी इनका ब्लड सैंपल कराओ, और जब ब्लड सैंपल कराया तो उससे मालूम पड़ा कि उसको मलेरिया निकला या सपोज उसको डेंगू निकला। तो ये इंक्रीजिंग स्टेप है सर्विलांस का। तो सिंड्रोमिक अंडर सर्विलांस में क्या होगा, जो हमने बात की सिंड्रोमिक सर्विलांस की, कि जो एएनएम या पैरामेडिकल वर्कर किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, उनको आइडेंटिफाई करना फीवर लेस देन 7 डेज फीवर है, विद रेशेज फीवर है, विद अल्टर्ड सेंसोरियम कन्वर्जन भी है फीवर के साथ, ब्लीडिंग है किसी पार्ट से बॉडी के, स्किन से है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, या मोर देन 7 डेज फीवर है विद और विदाउट लोकलाइज साइन। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को मलेरिया, टाइफाइड, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू या मीजल्स हो सकता है। ठीक है, रेशेज आ गए हैं, डेंगू में हो सकते हैं, मीजल्स में भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, डेंगू में हो सकती है। ठीक है, अल्टर्ड सेंसोरियम या कन्वर्जन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से कफ मोर देन 3 वीक्स तो हम टीबी का सर्विलेंस हो गया। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस आप सब जानते हो, पोलियो का सर्विलेंस हो गया। डायरिया के केसेज आ गए तो कोलेरा का सर्विलेंस हो गया। जॉन्डिस के केसेज आ गए तो हेपेटाइटिस, येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। और कोई अनयूजुअल इवेंट कॉजिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ डेथ, ये कुछ हो रहा है तो हो सकता है एंथ्रेक्स, प्लेग या कोई इमर्जिंग एपिडेमिक भी हो। तो इस तरह से जो एएनएम है या पैरामेडिकल वर्कर है, उनको केवल ये देखना है बस बेसिक, फीवर है क्या, कफ है क्या, एएफपी तो नहीं है, डायरिया तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, और वो एस फॉर्म में रिपोर्ट कर देंगे। जब वो एस फॉर्म में रिपोर्टिंग हो जाएगी, और उसी दौरान एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इन पेशेंट को वो आगे प्रिवेंटिव डायग्नोसिस के लिए मेडिकल ऑफिसर के पास में पहुंचाने का प्रबंध करे या उनको गाइड करे। तो एक बार जब वो मेडिकल ऑफिसर के पास आ जाएगा तो फिर मेडिकल ऑफिसर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और लेबोरेटरी कंफर्म केस करने के लिए उनको ब्लड सैंपल के लिए ऑर्डर करेगा कि भाई इनकी जांच कराओ। ठीक है,
अब ये जो डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ को IDSP में सर्विलेंस में किस तरह से हमने डिवाइड किया है कि जो रेगुलर सर्विलेंस के अंदर जो डिजीज़ आती हैं, जैसे मलेरिया वेक्टरबोर्न डिजीज़ है, वाटरबोर्न डिजीज़ में एक्यूट डायरियल डिजीज़ कोलेरा टाइफाइड हो गई, रेस्पिरेटरी में ट्यूबरकुलोसिस, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ में मीजल्स पोलियोमाइलिटिस जो कि अभी अंडर इरिडिकेशन चल रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अदर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में प्लेग, और कोई अनयूजुअल क्लिनिकल सिंड्रोम है उसमें मेनिंजाइटिस या कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोई हेमरेजिक फीवर या कोई अदर अनडायग्नोस्ड कंडीशन आ गई, तो ये हमारा रेगुलर सर्विलेंस चलता रहता है इसका। सेंटिनल सर्विलेंस हम कर रहे हैं STI या ब्लडबोर्न डिजीज के लिए, HIV HBsAg SCV के लिए, एंड अदर कंडीशन में वाटर क्वालिटी, आउटडोर एयर क्वालिटी के लिए। अब जैसे सेंटिनल सर्विलेंस क्या होता है, तो सेंटिनल सर्विलेंस हम करते हैं जैसे ब्लड बैंक्स में चलता है, तो ब्लड डोनेट करने पर्सन आ रहा है, उसका ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करके उसमें HIV HBsAg की जांच की जाती है, क्योंकि वो ब्लड हमें किसी और को आगे देना है, तो किसी और को देना है तो उस ब्लड की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इससे एक सर्विलेंस अपने आप हो जाता है कि जो डोनर है उस डोनर का स्टेटस भी पता लग जाता है। या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है तो उसका HIV और HBsAg स्टेटस चेक किया जाता है, VDRL भी चेक किया जाता है, क्योंकि उसके बच्चे को आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए, और साथ के साथ उस लेडी का भी सर्विलेंस यहाँ पर हो जाता है। तो इस टाइप के सर्विलेंस जो है सेंटिनल सर्विलेंस कहलाते हैं। थर्ड है रेगुलर पीरियोडिक सर्वे फॉर NCD रिस्क फैक्टर, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क फैक्टर के लिए। तो इसमें एंथ्रोपोमेट्री, फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, टोबैको, न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, इन सब के लिए देखा जाएगा। और फोर्थ है एडिशनल स्टेट प्रायोरिटी, कोई अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो, जो कि कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये 4 चीज़ें IDSP का पार्ट है। इसमें से फर्स्ट वाले में इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, सेकंड में भी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, थर्ड में नॉन कम्युनिकेबल है NCD, फोर्थ के अंदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो जनरली इसमें कम्युनिकेबल ही आती हैं। अब आता है सर्विस एक्शन क्या क्या किए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मेडिकल ऑफिसर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, तो वहाँ से फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और उसके बाद में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली सर्विलेंस करने के बाद में, उस इन्फॉर्मेशन का जो रिस्पॉन्स है वो किसी न किसी गाइडलाइन या किसी न किसी रिपोर्ट की फॉर्म में होता है। जैसे हमें मेडिकल ऑफिसर से ये जानकारी मिली कि पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर डेंगू केसेस बढ़ गए, तो हमें गाइडलाइन जारी कर देंगे कि भाई ये फला कॉलोनी है या ये एरिया है, इसमें जा कर के डेंगू से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराओ। तो उस एरिया की जो भी ANM होगी वो ANM वहाँ जा कर के, और वहाँ जो भी लोकल प्रतिनिधि है या वहाँ जो भी नगर पालिका, उनसे मिल कर के वहाँ एंटी मस्कीटो एक्टिविटीज़ भी करवाएगी, लोगों के घर घर जाके फीवर के लिए सर्वे करेंगी और उनकी ब्लड सलाइड लेगी, जो भी फीवर वाले लोग मिलेंगे उनकी। ठीक, अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स लिया जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर लिया जाता है। जैसे ट्रिगर क्या हुआ यहाँ पे, ट्रिगर के 3 लेवल है। अगर कोई सस्पेक्टेड या लिमिटेड आउट ब्रेक है तो जो लोकल मेडिकल ऑफिसर है वही संभाल लेगा, उसी को कह देंगे भाई छोटा सा 2-4 केसेज हैं, यू डील विद देम। अगर ट्रिगर लेवल 2 का है, यानी कि एपिडेमिक हो गया, छोटा मोटा माइनर एपिडेमिक हो गया, तो लोकल या रीजनल रिस्पॉन्स होगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और एक ट्रिगर लेवल 3, जब कोई एस्टेब्लिश्ड आउटब्रेक हो जाए, बड़ा आउटब्रेक हो जाए, उसमें स्टेट लेवल का जो है रिस्पॉन्स हमारे को चाहिए होता है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि अगर नॉन एंडेमिक एरिया है जहाँ पे कोई बीमारी होती नहीं है, किसी डिजीज़ का नॉन एंडेमिक एरिया जहाँ पर वो डिजीज़ नहीं होती, तो वहाँ पर अगर एक भी केस आ जाएगा तो वो ट्रिगर माना जाएगा। जैसे मान लो स्मॉल पॉक्स दुनिया से अभी रेडिकेट हो गया, तो वर्ल्ड में अभी कहीं उसका कोई एंडेमिसिटी नहीं है, तो अगर एक केस भी आ गया तो उसको एपिडेमिक माना जाएगा। ठीक है, और इन एंडेमिक एरिया, अगर कोई एंडेमिक एरिया है तो वहाँ पर जब डिजीज़ का पैटर्न में चेंजेज हैं,
या नंबर ऑफ केसेज पहले से बढ़ गए तो उसको हम एपिडेमिक मानेंगे। पहले इतने केसेज होते थे, धीरे धीरे बढ़ गए तो ये एपिडेमिक हो गया, तो उसको भी ट्रिगर पॉइंट माने जाएंगे। ठीक, तो वार्निंग साइंस जो हैं आउटब्रेक के क्या क्या होते हैं कि क्लस्टर ऑफ केसेज आ गए, पहले से ज़्यादा केसेज आ गए, कोई डिजीज़ नहीं थी सडनली वो डिजीज़ आ गई, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। और इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं, तो जब भी कोई एपिडेमिक आता है तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक करते हैं, फिर प्लानिंग करेंगे, हम कंट्रोल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो सब हम एपिडेमिक के अंदर भी पढ़ना है हमको, तो वहाँ पढ़ेंगे उसे। अब प्रोजेक्ट डिटेल की बात है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो सन 1997 में कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम कहा गया था। IDSP फाइनली नवंबर 2004 में लॉन्च किया गया फॉर 5 ईयर प्रोजेक्ट, लेकिन अभी कंटिन्यू कर रहा है। ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, इसमें स्टेट बेस्ड प्रोजेक्ट था, यानी कि आपके स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड हेल्थ बैंक ने फंडिंग की थी। अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू एस्टेब्लिश द डिसेंट्रलाइज सर्विलेंस सिस्टम इन द कंट्री, टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ इम्पेंडिंग आउटब्रेक, अगर कोई आउटब्रेक आने वाला तो अर्ली सिग्नल्स हमें मिल जाए कि कौन से केसेज बढ़ रहे हैं, और हम अर्ली लेवल पर ही कंट्रोल मेजर्स इनिशिएट कर दें। टू स्टडी द डिजीज पैटर्न एंड टू आइडेंटिफाई न्यू इमर्जिंग केसेज, बात वही हो गई, न्यू इमर्जिंग केसेज पता लगेंगे। टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों के जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर कौन, जो कि डिजीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होगा, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो या लोकल पब्लिक कोई भी हो। एंड टू इन्वॉल्व पैरामेडिक पर्सनल इन द सर्विलेंस सिस्टम। तो ये एक इफेक्टिव टूल बन जाता है जिससे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डिजीज का और इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं एपिडेमिक का। तो ये प्रोजेक्ट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये हमारा फ्रेमवर्क आता है, इसमें एक सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट होती है जो कि सेंट्रल पे है। इस सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट में एक नेशनल सर्विलेंस कमेटी होती है, उस कमेटी का जो चेयरमैन है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद में इसके अंडर में कई सारी स्टेट सर्विलेंस यूनिट्स आती हैं, जहाँ पे स्टेट सर्विलेंस कमेटी होती है जिसका चेयरपर्सन स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी होता है। उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट होती है जिसका चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंडर में रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया है, तो रूरल एरिया के अंदर, रूरल एरिया में कुछ सेलेक्टेड सेंटिनल प्राइवेट साइट्स हो सकती हैं, या PSC के सब सेंटर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कोई रूरल मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ प्रोवाइड होगी और यह हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और इन्हीं के थ्रू फिर हम एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे, है ना। तो बाई डायरेक्शनल है, ये लोग हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और हम इनसे एक्टिविटीज़ वापस करवाएंगे, एक्टिविटीज़ के डायरेक्शन देंगे। सिमिलरली पुलिस हुई या डिस्ट्रिक्ट मलेरिया यूनिट है या मेडिकल कॉलेज है या अर्बन सेलेक्टेड सेंटिनल प्राइवेट साइट्स हैं, ESI, रेलवे, वाटर डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ICMR लैब, डिस्ट्रिक्ट TB लैब, डिस्ट्रिक्ट HIV यूनिट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये सारे अर्बन एरिया से सर्विलेंस प्रोवाइड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको डायरेक्शन दिया जाता है कि डील करने के लिए क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ हमें करनी है। तो पूरा फ्रेमवर्क होता है IDSP का। तो ये सबका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन ही डिजीज़ के सर्विलेंस में काम आ रहा है, इसी को IDSP बोलते हैं। अब कंपोनेंट क्या IDSP क्या? एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ए सेंट्रल लेवल डिजीज सर्विलेंस यूनिट, integrated and strength disease surveillance at state and district level, improve laboratory support and training for disease surveillance and action। ये इसके कंपोनेंट हो गए। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या माने जाएंगे? अर्ली आउटब्रेक का डिटेक्शन हो जाए अर्ली लेवल पे, अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ कंटेनमेंट मीजर्स जल्दी हो जाए, कंट्रोल करने के लिए मीजर्स जल्दी कर लें, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रिडक्शन हो जाए और इकोनॉमिक लॉस कम से कम हो। तो हमारा एम यही है IDSP का कि कोई भी अगर आउटब्रेक होने वाला है तो उसको पहले ही हम अर्ली स्टेज पर कैच कर लें, अर्ली लेवल पर डिटेक्ट कर लें और उसके कंट्रोल मेजर्स स्टार्ट कर दिया जाए। स्ट्रेंथ क्या है IDSP का? एक तो इंटीग्रेशन है अच्छा खासा, फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ सर्विलेंस कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्ट प्रोबेबल एंड कन्फर्म्ड केस की रिपोर्टिंग चल रही है SPL की,
स्ट्रॉन्ग आईटी सपोर्ट है, ट्रिगर लेवल का ग्रेडेड रिस्पॉन्स बना हुआ है, यानी कि ट्रिगर 1, ट्रिगर 2, ट्रिगर 3, उससे अननेसेसरी टाइम ख़राब नहीं होता। अगर छोटे लेवल का है, ट्रिगर 1 है, तो मेडिकल ऑफिसर ही डील कर लेगा। अगर थोड़ा बड़े लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डील करेगा, और ज़्यादा बड़े लेवल का है तो फिर स्टेट लेवल डील करेगा। तो इससे क्या अननेसेसरी टाइम कंज्यूम नहीं होता, छोटे से आउटब्रेक के लिए स्टेट लेवल तक बात नहीं जाती। ठीक है। एक्शन कंपोनेंट इन रिपोर्टिंग फॉर्मेट, जो भी हमने एक्शन लिया उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए ये IDSP अच्छा काम कर रहा है। न्यू इनिशिएटिव क्या होंगे IDSP में कि एक 1075 टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है फरवरी 2008 से। ठीक है, ये कॉल सेंटर का नंबर है IDSP के लिए। अब आ जाते हैं MCQs पर। तो MCQ नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट अंडर सर्विलेंस इन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। तो स्नेक बाइट, अक्यूट इन्फेक्शन, TB, लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये तो हमने पढ़ाई है। अक्यूट RTI, TB, लेप्टोस्पायरोसिस तो है, स्नेक बाइट हम नहीं था, तो इसलिए इसको आंसर यहाँ हो जाएगा 1, स्नेक बाइट। नंबर 2 है, डिजीज नॉट कवर्ड अंडर IDSP। तो मेनिंजोकोकल है, TB है, हर्पीज जोस्टर, कोलेरा। तो हर्पीज जोस्टर हमने नहीं पढ़ा, हर्पीज जोस्टर जो है वो IDSP का पार्ट नहीं है, तो यही आंसर है। देन टाइप ऑफ सर्विलेंस इंक्लूड इन IDSP फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमने 4 पढ़े थे, उसमें रेगुलर और सेंटिनल हमने इन्फेक्टिव के लिए पढ़े थे, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पीरियोडिक रेगुलर सर्वे पढ़ा था NCDs के लिए, और एडिशनल स्टेट में मैंने बताया था कि मैक्सिमम ये कम्युनिकेबल डिजीज के टाइम पे ही होता है। तो NCD के लिए पीरियोडिक रेगुलर सर्वे, C आंसर इसका हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायग्नोसिस डन बाय PHC मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर कौन सा था, कौन सा फॉर्म भरेगा, ASPL में से AS भरती थी NM, P भरता था MO, L था लैब के लिए। तो P यानी प्रिजम्पटिव, ये वाला हमारा PHC के मेडिकल ऑफिसर का हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ डिजीज सेंट एज L फॉर्म इन IDSP इज। तो L फॉर्म से क्या था, लैब टेस्ट करते थे और कन्फर्म्ड केस करते थे हम, तो कन्फर्म डायग्नोसिस वाला आंसर इसका हो जाएगा C। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।